हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए हम आज फिर से लेकर के आ चुके हैं और इस मूवी का नाम है अ नाइट ऑफ हॉरर नाइटमेयर रेडियो। इस मूवी में हम बेसिकली ये देखने वाले हैं, आपको अलग-अलग स्टोरीज़ आपको देखने को मिलेगी। तो इस फ़िल्म की शुरुआत भी वहीं से होती है कि स्टोरी से ही शुरू होती है। तो उस स्टोरी के अंदर में एक लेडी को दिखाया जाता है जो कि डार्कनेस से भरी हुई थी, इविलनेस से भरी हुई थी, जिसकी वजह से वो इनविजिबल थी, उसे कोई भी नहीं देख पाता था। और उस लेडी को तभी जंगल में एक कपल दिखते हैं और उस कपल को देखने के बाद वो एक एक लड़के को मार करके वो उसके स्किन को ले लेती है और उस स्किन को वो अपने ऊपर पहन लेती है। और ये लड़के और कोई नहीं बल्कि ये वही कपल्स होते हैं जो कि अभी भी हमने देखे थे। और वो उसके स्किन को पहनने के बाद वो बिल्कुल उसी लड़की की तरह दिख रही थी। और इसके बाद वो उसके बॉयफ्रेंड से आगे चल के शादी कर लेती है, जिसके बाद वो दोनों अब रहने लगते हैं एक साथ में। अब दोनों रहते हुए अब उनके बच्चे भी हो चुके होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उसे उस लेडी के जो बच्चे थे वो तब एक ही बच्चे थे, लेकिन वो भी इनविजिबल थी, वो भी गायब थी, वो भी दिखाई नहीं देती थी। जिसके बाद उसके हस्बैंड को पता चल जाता है कि आखिर क्या हुआ था। जिसके बाद उसका हस्बैंड उस लेडी की स्किन को वहाँ से ले लेता है, जिसकी वजह से वो फिर से गायब हो जाती है। जिसके बाद वहाँ जितने भी आस-पास गाँव वाले थे, वो सभी मिल कर के उसे ढूँढने लगते हैं और उसे न देखने की वजह से वो लोग धुआँ करते हैं। धुआँ करने के बाद वो उसे देख लेते हैं। देखने के बाद सभी मिल कर के उसे पकड़ते हैं और फांसी में लटका देते हैं। जिसके बाद ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और ये स्टोरी हम देखते हैं कि ये स्टोरी यहाँ पर और ये कहानी हमें सुना रहा था यहाँ पर, जिसका नाम रॉड विल्सन होता है, जो कि एक आरजे होता है, जो कि रात में ही अपनी कहानी सुनाया करता है। और इसके स्टूडियो का नाम होता है नाइटमेयर रेडियो नाम का एक स्टूडियो होता है, जो कि ये रन कर रहा होता है। और उसी के दौरान ये स्टोरी सुनाई जा रही थी। यहाँ पर ये तो अपनी स्टोरी सुनाया ही करता था, लेकिन साथ ही साथ ऑडियंस भी जो अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, जो हॉरर इंसिडेंट्स उनके साथ में हुए हैं उससे जो शेयर करना चाहते हैं, वो भी आकर के यहाँ पर सभी को स्टोरी सुनाते हैं। यानी कि जो पूरी कहानी थी ये रॉड विल्सन ही हमें सुना रहा था। यहाँ पर रॉड कहता है कि मैं आगे की कहानी सुनाने से पहले मैं अपने बचपन का एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। जब मेरी ग्रैंडमदर की डेथ हो गई थी, तब मैंने अपनी माँ को अपनी ग्रैंडमदर की आंखों पर कॉइन रखते हुए देखा था। और जब मैंने अपनी माँ से यह पूछा, तब मेरी माँ ने बताया कि जब मरने के बाद सोल को अंडरवर्ल्ड तक जाने के लिए एक एकरॉन नाम के रिवर को क्रॉस करना होता है, जहाँ पर उस रिवर को पार करने के लिए एक बोट होती है और उस बोट को फेरीमैन ऑफ रेडियस चलाता है, जिसे सैरोन या फिर खैरोन भी कहा जाता है। और ये कॉन्सेप्ट ग्रीक मैथोलॉजी का है और ऐसा करने के बदले में वो एक छोटी सी कीमत चार्ज करता है और इसीलिए ही कॉइन्स रखे जाते हैं उस कीमत को पूरी करने के लिए। इसके बाद अब रॉड एक न्यू कहानी को शुरू करता है बताना। वो कहानी बताता है कि एक छोटी सी बच्ची के बारे में, जो कि बहुत ही छोटी सी उम्र में बहुत ही भयानक काम कर रही थी, जो उसकी उम्र के हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं था। आखिर आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा काम कर रही थी। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर वो कौन सा काम कर रही थी। हम एक मैरी नाम के छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो अपनी माँ के साथ में डेड बॉडीज़ को तैयार करके उसकी फ़ोटो लेने का काम करते हैं। एक दिन मैरी और उसकी मदर एक कपल के घर में आते हैं और उस कपल की छोटी सी बेटी, जो कि अब मर चुकी थी, उस बच्चे की माँ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी थी। और उस बच्ची का नाम भी मैरी था, जो कि मर चुकी थी और उसे मरे में अभी 2 हफ्ते हो चुके थे। लेकिन इसके बाद भी उसकी बॉडी को अभी तक इन्होंने यहीं पर रखा था, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही वियर्ड था। यहाँ पर मैरी और उसकी मदर पहुँचती हैं, यानी कि फ़ोटो खींचने वाला काम करने के लिए यहाँ पर पहुँचती हैं। यहाँ पर मैरी की माँ, जो कि फ़ोटो खींचने के लिए आई थी, वो जो मर चुकी मैरी है उसकी माँ का भी ख्याल रख रही थी। वो उसे भी सांत्वना दे रही थी और साथ में वो अपनी बेटी मैरी को फ़ोटो खींचने का काम करने के लिए उसे आगे भेज देती है। मैरी को उन सब चीज़ों को करने से डर लगता था, लेकिन फिर भी क्या करे, उसे ये सारी चीज़ें करनी पड़ती थी और इसीलिए वो उस मरी हुई बच्ची को रेडी करती है ताकि वो उसकी फ़ोटोज़ ले सके। वो जैसे-तैसे करके एक फ़ोटोज़ निकालती है और वो फ़ोटो लेकर के बाहर जाती है और अपनी मदर को दिखाती है। यहाँ पर उसकी माँ जब वो फ़ोटो को देखती है, तब वो पाती है कि वो फ़ोटो थोड़ा-सा ब्लर हो चुकी है और इसीलिए वो मैरी को दोबारा से पिक्चर लेने के लिए भेज देती है। वो डरते हुए अंदर जाती है, तब वो देखती है कि उस बच्ची के फ़ादर ने उस बच्ची को कॉफ़िन से हटा करके यहाँ पर एक कुर्सी में ला कर के रख दिया होता है, क्योंकि वो अपनी बेटी की फ़ोटोज़ ऐसे निकलवाना चाहते थे। इसके बाद उस बच्ची के फ़ादर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद यहाँ पर मैरी उस मरी हुई बच्ची को एडजस्ट करने के बाद वो उसकी फ़ोटोज़ निकालने लगती है। लेकिन वो जैसे ही कैमरे के थ्रू उस बच्चे को देखती है, तो वो देखती है कि वो मरी हुई बच्ची स्माइल कर रही है और जब वो वास्तव में ऐसा देखती है, तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। यानी कि कैमरे में वो स्पिरिट को देख पा रही थी उस बच्ची की। इसके बाद बच्ची, यानी कि मैरी, जो कि फ़ोटो निकाल रही थी, वो फिर से उसकी फ़ोटो निकालती है। लेकिन जैसे ही वो फ़ोटो निकालने के लिए वो कैमरे में देखती है, तो वो देखती है कि वो चेयर से गायब है। इसके बाद फिर मैरी उसे कैमरे के ज़रिए ही इधर-उधर ढूँढने लगती है। जब वो पीछे देखती है, तो वो उसके पीछे में ही होती है।
और वो असल में भी वहीं पर थी, यानी कि उसकी बॉडी भी वहीं पर थी। जिसके बाद मैरी डर करके उसके चेयर पर जा कर के बैठ जाती है, क्योंकि एक मरी हुई बच्ची चलने लग गई थी अचानक से, जिसे देख करके तो कोई भी डर जाएगा। अब यहाँ पर शॉकिंगली ये चीज़ होती है कि अब वो मरी हुई बच्ची कैमरा रेडी करने लगती है और वो मैरी की फ़ोटो खींचने के लिए, जहाँ पर अब मैरी की जगह में अब वो बच्ची दिख रही थी जो कि मर चुकी थी। यहाँ पर एक्सचेंज हो चुका होता है, यानी कि असली मैरी की आत्मा उस मरी हुई मैरी के अंदर चली जाती है और उस मरी हुई मैरी की आत्मा फ़ोटो खींचने वाली मैरी के अंदर चली जाती है। यानी कि यहाँ पर एक्सचेंज हो चुकी थी आत्मा। जिसके बाद वो फ़ोटो खींचने के बाद अपनी माँ को वो फ़ोटोज़ दिखाती है, यानी कि वो उसी फ़ोटो खींचने वाली माँ को वो मरी हुई बच्ची की आत्मा जो कि अब फ़ोटो खींचने वाली मैरी के अंदर जा चुकी है, और दिखाने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और अब यहाँ पर जो है वो असल वाली मैरी है जो कि फ़ोटो खींचती है, और वो कुछ भी नहीं कर पाती है, और यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर रॉड अपने सुनने वालों से कुछ बातें करने लगता है, और तभी उसे एक लड़की की कॉल आती है। जिसके बाद वो लड़की एक हादसे के बारे में बताती है, और ये कहानी उसके साथ में तो नहीं घटी थी, लेकिन सन 80s के दौर का बहुत ही फेमस किस्सा है, इसीलिए वो उस किस्से को यहाँ पर सुनाती है। इस कहानी में होता ये है कि एक बहुत ही घमंडी लड़की होती है जो अपने बॉयफ्रेंड को का इंतज़ार कर रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, और इसीलिए वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसका इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने के लिए आने वाला था। जिसकी वजह से वो लड़की बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। वो तो पहले से ही सुंदर थी, लेकिन वो और भी ज़्यादा सुंदर अपने आप को दिखाने के लिए और भी ज़्यादा तैयार हो रही थी। वो लड़की शावर से आती है, लेकिन उसका जो ड्रायर होता है वो अभी ख़राब हो चुका होता है, जिससे कि बाल सुखाते हैं। जिसके बाद वो अपने बाल माइक्रोवेव के अंदर में सुखाने लगती है। जिसके बाद वो अपना सर माइक्रोवेव के अंदर ही रख देती है, और उसका सर वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है, और चारों तरफ खून ही खून होते हैं, क्योंकि उसका सर ब्लास्ट हो चुका होता है। और उसके सिर के मांस के टुकड़े भी पूरे ही घर में फैल चुके थे, और चारों तरफ बस खून ही खून था। रॉड यहाँ पर ये कहानी सुनने के बाद कहता है कि पक्का ये शायद एक अर्बन लेजेंड होगा, क्योंकि कोई भी इतना पागल नहीं होगा कि अपना सर माइक्रोवेव के अंदर ही रख दे। इसके बाद रॉड एक नई स्टोरी सुनाने लगता है, और उस कहानी में बताता है कि एक लड़की हेयर सैलून में आई थी और अपना बाल बनवा रही थी। यहाँ पर हेयर स्पेशलिस्ट जिसका नाम सिल्वियो होता है, वो उसके बालों को चेक कर रहा था। सिल्वियो यहाँ पर उसके बालों को चेक भी कर रहा था और उससे बातें भी कर रहा था। कुछ ही देर के बाद वो उसके बालों को अरेंजमेंट करने के बाद वो फिर से उस लेडी के पास में आता है, और तभी हम देखते हैं कि वो लेडी चेयर पर बंधी हुई थी। उसके मुंह बंधे थे, उसके हाथ भी बंधे हुए थे पीछे, और उसके बालों को ऊपर की साइड से क्लिप से बांधा हुआ था। सिल्फो यहाँ पर उस लेडी के फोरहेड पर एक कट मारता है, और उस लेडी की चेयर को नीचे कर देता है। जिसके बाद उस लेडी के हेयर के साथ साथ उसकी चमड़ी भी निकल जाती है, यानी कि ऊपर का पूरा हेयर के साथ में ऊपर की चमड़ी भी निकल जाती है। और तभी हमें दिखाया जाता है सेल्फियों के बाहर के बोर्ड का सीन। उसमें लिखा हुआ होता है कि 100% नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट, यानी कि जैसा कि हमने देखा वो किस तरीके से 100% नेचुरल हेयर ट्रांसप्लांट करता है, वो सच में वो करता है। और वो ये एक्सपेरिमेंट और किसी के ऊपर नहीं बल्कि वो अपनी वाइफ के ऊपर ही कर रहा था। और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद अब रॉड के पास में फिर से एक न्यू कॉलर का कॉल आता है, और वो कॉल पर आदमी बोलता है कि तुम्हारा शो बिल्कुल बेकार है, और तुम हमेशा ही इसी चीज़ों के बारे में बात करते रहते हो। तुम ऐसे स्टोरी सुनाते रहते हो जो कि कभी एग्जिस्ट नहीं करती, और तुम इस तरह की फेक स्टोरीज ना ही सुनाओ तो अच्छा होगा। यानी कि ये कोई हेटर्स है, जैसे कि सबके हेटर्स होते हैं। आप चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना कर लो। यहाँ तक कि संदेश माहेश्वरी के भी हेटर्स हैं, तो भाई सब हम जैसे लोगों के क्यों नहीं होंगे। तो खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यहाँ पर रॉड उस आदमी की बातों को थोड़ा सा समझता है, और उसकी भी बातें यहाँ पर सुनता है, और इसीलिए वह अब एक नई कहानी शुरू करता है। और उस कहानी में एक बिली बिंघम का एक आदमी होता है। अब हम बिली को देखते हैं जो कि जेल के अंदर में बंद था, और उस आदमी पर एक टीनेज लड़की के रेप और उसके टुकड़े टुकड़े कर देने करके मारने के चार्जेस थे। और बिली को यहाँ पर सज़ा सुनाई जा चुकी थी, और वो इसी बात की सज़ा यहाँ पर काट रहा था, और वो इसलिए जेल में था। यहाँ पर बिली को सज़ा के तौर पर फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से सज़ा देने वाली थी, यानी कि उस विक्टिम की फैमिली मेम्बर्स जिस तरह की डिमांड कर रहे थे सज़ा भी बिल्कुल वैसी ही मिलती। यहाँ पर उसके फैमिली मेम्बर्स ये कहते हैं कि जिस तरीके से उसने उस टीनेज लड़की के टुकड़े टुकड़े करके मारना गया था, उसी तरीके से बिली को भी बिल्कुल उसी तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए। और इसीलिए बिली को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है ताकि उसे टुकड़े टुकड़े किए जा सके। पर यहाँ पर होता ये है कि हर दिन उसके कुछ ना कुछ अंग काटे जाते हैं, इसीलिए उसके
दोनों हाथ काटे जाते हैं सबसे पहले तो। यहाँ पर बिली सुपरवाइज़र से भी कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो नशे की हालत में किया, इसमें मेरा कोई भी वश नहीं था। लेकिन फिर भी अब सुपरवाइज़र भी कुछ नहीं कर सकते थे और इसीलिए अब फैमिली के तो विक्टिम की फैमिलीज़ यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर हर बार सर्जरी की परमिशन दी जाती है, जिससे कि उसके हर एक पार्ट्स काटे जाएँ और आकर के उसे परमिशन दिया जाता है कि ऐसा किया जाए। जिसके बाद डॉक्टर शुरू हो जाते हैं और हर दिन ऐसा करते-करते उसके नाक, कान और हाथ-पैर काटे जाते हैं। उस विक्टिम की फैमिली अपनी मर्ज़ी से उसकी सज़ा रोक भी सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो वही करवा रहे थे। ये सारी चीज़ें होने से पहले बिली को अलग-अलग स्कूल्स में लेकर के जाया जाता है और उसे अपने बारे में बताना होता है कि उसने क्या किया है। और वो ऐसा ही करता है, वो सभी को बताता है कि उसने क्या किया है और वो सभी को ये वार्निंग देता है कि ऐसा ना करें, नहीं तो उसकी भी हालत उसी के जैसी हो जाएगी। और वो हमेशा लोगों से यही कहता है कि क्राइम से तुम्हें हमेशा दूर रहना चाहिए। जहाँ पर उसे बहुत से लोग चिढ़ाते थे और उसका मज़ाक भी उड़ाते थे और ये सारी चीज़ें देखने के बाद वो खुद भी शर्मिंदा होता था। और ये सारी चीज़ें होने के बाद उसके फैमिली मेंबर्स उसे माफ़ कर देते हैं। मतलब सारी चीज़ें कटने के बाद हाथ, पैर, नाक वगैरह या जो कटने थे, सारी चीज़ें कटने के बाद उसे माफ़ कर दिया जाता है। लेकिन अब वो एक ज़िंदा लाश की तरह है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। वो अब बेड में सोया रहता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर हम बिली के सुपरवाइज़र को देखते हैं, जो कि बिली को इस हालत में देख कर के काफ़ी दुखी था, क्योंकि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुके थे, यानी कि वो उसे समझ रहा था और दोनों एक-दूसरे को समझ रहे थे। वो भी समझ रहा था कि ये सारी चीज़ें उसने जानबूझकर नहीं की, उसने नशे की हालत में ऐसा कर दिया और इसीलिए उसका सुपरवाइज़र भी काफ़ी दुखी था और उसकी सिम्पैथी कुछ ज़्यादा ही उसके लिए हो जाती है। तो बिली को अपना साब मानने लगता था। वो ऐसे ही पड़ा रहता है और बस ये हफ़्ते में 1 दिन उसे हाई स्कूल में भेजा जाता है। इसके अलावा वो बस बेड पर पड़ा रहता है और इसी मोमेंट पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये वही कॉलर होता है, वो यहाँ पर बात कर रहा होता है और इस कहानी को भी एक झूठी कहानी बोलता है। जिसके बाद रॉड यहाँ पर कॉल कट कर देता है, क्योंकि हमें इस तरह की चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि रॉड उससे इतने अच्छे से बातें कर रहा था, इसके बाद भी वो उससे बातें सही से नहीं कर रहा था। तो जैसे कि हमें करना चाहिए ऐसे हेटर्स को इग्नोर, वैसे ही उसने भी ये इस कॉल को इग्नोर कर दिया उस हेटर को। इसके बाद एक लेडी की कॉल आती है और उस लेडी ने अपने किस्से को बताना शुरू कर दिया होता है, जहाँ पर वो बताती है कि उसकी बेटी थिएटर सीखने जाया करती थी और वो काफ़ी खुश थी अपने क्लासेस से। और एक दिन होता ये है कि उसके थिएटर के टीचर की डेथ हो जाती है। तो इसके बाद उस लड़के को हमेशा ही अपने थिएटर के अंदर में एक डरावना साया दिखाया करता है। मतलब एक साया उसे दिखाई दिया करता है, जिसके बाद उसकी बेटी ने बाद में थिएटर जाना ही छोड़ दिया। तो इसके बाद हम रॉड को देखते हैं कि वो रॉड को अब उसके स्टूडियो के अंदर से कुछ आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद रॉड उस आवाज़ की तरफ जाता है कि आखिर ये कहाँ से आवाज़ आ रही है, ये देखने के लिए। लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है, जिसके बाद वो वापस अपनी जगह पर आकर के बैठ जाता है। जिसके बाद रॉड एक मार्था नाम की स्पेनिश डांसर की कहानी सुनाने लगता है। हम देखते हैं मार्था को, जो कि डांस प्रैक्टिस कर रही थी और वो अपने बारे में बता रही थी। जब वो 14 ईयर्स की थी तब उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और बाद में उसे एक दर्द मिला, जो कि बढ़ता ही चला गया, क्योंकि ये अभी तो शुरुआत थी, क्योंकि दर्द अभी और बढ़ना था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मार्था अपने भाई लुइस से बात कर रही थी। उसके भाई की नाइट शिफ्ट लगी हुई थी और इसीलिए उसके भाई को रात में आने में लेट हो सकती है। जिसके बाद मार्था बोलती है कि वो अपने किसी नेबर के घर में रुक जाएगी। जिसके बाद लुइस, उसका भाई, गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हें अपने घर में ही रहना चाहिए और तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। ये काफ़ी हमें सुनने के बाद अजीब लगता है कि अपने घर में ना रुक कर के कहीं और रुकने के लिए कहना। खैर, इसका क्या रीज़न है हमें आगे पता चलेगा। यहाँ पर कॉल कट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मार्था की टीचर आती है और मार्था से पूछती है कि मुझे लगता है कि शायद तुम्हारे साथ कुछ हुआ है, अगर तुम मुझे बताना चाहो तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। शायद हो सकता है कि अगर तुम मुझे बताओ तो मैं उसका कुछ सॉल्यूशन कर सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर मार्था ऐसा नहीं करती, यानी कि वो अपने टीचर को नहीं बताती है। इसके बाद वो घर पर चली जाती है। घर आने के बाद मार्था शावर लेती है। शावर लेने के बाद वो सोने चली जाती है। कुछ समय के बाद बाहर से उसे आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। इसके बाद मार्था बाहर जाकर के उसे चेक करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। इसके बाद वो किचन में जाती है, जहाँ पर वाटर टैंक लीक हो रहा था, जिसको वो बंद कर देती है और वो वापस अपने कमरे में जाने के लिए पीछे मुड़ती है। लेकिन हम पीछे देखते हैं कि उसके पीछे में एक डीमन था, जिसे मार्था ने भी देख लिया था। उसे देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद वो नाइफ लेकर के अपने रूम में आकर के छुप जाती है। इसके बाद वो लुइस को कॉल करती है, यानी कि अपने भाई को, और कहती है कि घर में कोई है। लेकिन लुइस उसे समझाता है कि घर में कोई नहीं है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, शायद ये तुम्हारा वहम होगा। जिसके बाद उसका भाई कहता है कि तुम दरवाज़ा खोल दो।
लेकिन मार्था को लगता है कि शायद ये डीमन कह रहा है कि दरवाज़ा खोल दो, दरवाज़ा खोल दो, लेकिन ये तो उसका भाई बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर मार्था बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, इसीलिए वो दरवाज़ा ओपन नहीं करती। लेकिन लुइस यहाँ पर डोर ओपन करने के लिए बोलता रहता है। यहाँ पर मार्था को अपनी माँ के विजन्स आते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा हल्का हो जाती है और फिर वो डोर को खोल देती है। इसके बाद वो डीमन मार्था के पीछे आ जाता है, उस पर अटैक करता है और उसे बेड पर गिरा देता है और उसके साथ में ज़बरदस्ती करने लगता है। जिसके बाद मार्था पास में रखे हुए नाइफ लेती है और वो उसे स्टैब करती है और जिसके बाद वो मर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये डीमन और कोई नहीं बल्कि मार्था का सगा भाई जो कि लुइस था, जो कि अभी बात कर रहा था, ये वही था। और उसका भाई ही था जो कि मार्था पर 16 साल की उम्र से ही असॉल्ट कर रहा था। यानी कि उसके ऊपर जो दर्द था वो यही दर्द था। उसका जो भाई था, उसका भाई उस पर सेक्सुअल असॉल्ट किया करता था। यहाँ पर कोई भी डीमन नहीं था बल्कि मार्था ने अपने माइंड में वो दुनिया बना रखी थी, जहाँ पर उसका भाई ही उसके लिए डीमन था। जिसके बाद मार्था चैन से सोने लगती है क्योंकि उसने उस डीमन को ख़त्म कर दिया। जिसके बाद वो जाग उठती है क्योंकि एक और गिल्ट और एक और ट्रॉमा उसके अंदर जाग उठा था कि उसने अपने भाई को मार दिया है। और ये कहानी भी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर रॉड को फिर से किसी दूसरे रूम से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, जिसके बाद रॉड उस दूसरे रूम में देखने जाता है, लेकिन तो वो देखता है कि वहाँ पर टीवी ऑन था। टीवी बंद करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर से टीवी चालू हो जाता है। रॉड ये सारी चीज़ें देख करके शॉक्ड हो जाता है और तभी हम एक न्यू स्टोरी देखते हैं। इसके बाद हम उस स्टोरी में देखते हैं कि एक बच्ची होती है जो अपने घर में टीवी देख रही थी और तभी उस बच्चे को एक साया दिखाई देता है। जब वो बच्चे उस साया का पीछा करती है तब वो देखती है कि लाइन से रखे हुए कुछ बलून्स उसे दिखाई देते हैं जो कि पैकेट्स में बंधे हुए थे। और वो बच्चे उस साया का पीछा करते करते किचन में पहुंच जाती है। इसके बाद हम उस साया का चेहरा देख पाते हैं। वो जो कुछ भी था, वो क्रिएचर था या साया था, वो उस बच्चे को कुछ देता है। यहाँ पर वो कुछ दे नहीं रहा था बल्कि वो उसे मैजिक ट्रिक दिखा रहा था और वो मैजिक ट्रिक बच्चे को बहुत अच्छा लगता है। जिसके बाद वो क्रिएचर या वो साया पास में पड़े हुए ब्लड अपने चेहरे पर लगाने लगता है और वो साया खुश होने लगता है। तभी हम देखते हैं कि ये जो ब्लड था ये उस बच्चे की मदर का था। तभी बच्चे भी उस लाश को देख लेती है, यानी कि वो अपनी मदर की लाश जो कि अधमरी थी, अभी मरी हुई नहीं थी, उसे देख करके वो बच्चे भी डर जाती है। और तभी वो साया आकर के उसे शांत रहने का इशारा करता है और इसी के साथ में ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम रॉड को देखते हैं कि रॉड अब उस टीवी का प्लग ही निकाल देता है और ऐसा करने के बाद वो रूम से बाहर चला जाता है। जिसके बाद रॉड को एक कॉल आता है और इस कॉल में एक बच्चा उससे हेल्प मांगता है और कहता है कि एक आदमी मुझे जान से मार देगा। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद रॉड को बिल्कुल समझ में नहीं आती कि आखिर ये क्या हो रहा है। जिसके बाद कॉल भी कट हो जाती है। रॉड थोड़ा यहाँ पर परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो खुद को संभालता है और वापस से कहानी सुनाने लगता है। वो अपने बचपन का एक किस्सा सुनाता है और वो सुनाता है कि जहाँ पर वो अपने फ्रेंड्स के साथ में इसी तरीके के हॉरर स्टोरी शेयर कर कर रहा था और ये स्टोरी सुनने के बाद उसके फ्रेंड्स डर के मारे सो भी नहीं पाते थे। इसके बाद वो एक नई स्टोरी सुनाता है जहाँ पर वो हंटर्स वुड में एक डियर का शिकार करने के लिए गया था और उसके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ लग जाती है जो कि उसने कभी नहीं सोची थी। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जिसको गोली लगी थी और उसे और कोई नहीं बल्कि हंटर ने मारा था। लेकिन गोली लगने के बाद भी वो होश में आती है और वो खुद को संभालने लगती है। और पास में हम उस हंटर को देखते हैं जो कि फ़ोन में किसी से बात कर रहा था। वो आदमी कहता है कि इस बार हमें जो चीज़ मिली है उससे हमें बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं इस लेडी को बेच दूंगा और मैं बहुत ही जल्दी अमीर बन जाऊंगा। वो लेडी मौका पा करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन हंटर उसे देख लेता है और फिर से हंटर उसका पीछा करने लगता है। वो लेडी हंटर से बचते हुए जंगल में भागने लगती है और हंटर उसका पीछा करता ही रहता है। जिसके बाद वो लेडी एक लेक के पास में पहुँच जाती है और उस पानी के अंदर में जाने लगती है। जिसके बाद वो हंटर भी पानी के पास पहुंच जाता है और हंटर पानी के अंदर जाने की कोशिश करता है, उसे देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो लेडी पानी के अंदर से आती है और उस पर हमला कर देती है। जहाँ पर हम देखते हैं कि जिस जगह पर उसे गोली लगी थी वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी थी और असल में वो लड़की एक मरमेड थी। वो उस हंटर पर अटैक करती है और उसे घायल कर देती है। यहाँ पर ये जो मरमेड थी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस थी और पानी में होने की वजह से उसकी शक्तियाँ और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। और हम देखते हैं कि अब वो उस हंटर का सीना चीर करके उसका दिल निकाल लेती है और उसका दिल निकालने के बाद वो उसे निगल जाती है। जिसके बाद ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है और फिर से हम रॉड को देखते हैं जो कि उसे फिर से उसी बच्चे का कॉल आता है। जिसके बाद रॉड उससे एड्रेस मांगता है, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन जिसके बाद वो बच्चा उसे एड्रेस बताता है, लेकिन वो जब एड्रेस सुनता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि ये एड्रेस उसी के स्टूडियो का एड्रेस था जहाँ पर वो अभी बैठा हुआ है। जिसके बाद रॉड बोलता है कि ये कैसा मजाक है। जिसके बाद यहाँ पर रॉड को फिर से आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जिसके बाद रॉड एक रूम में जाता है और वो एक बॉक्स खोलता है
उस बॉक्स में लॉक लगा हुआ था, जिसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो खुल नहीं पाता बॉक्स। जिसके बाद अचानक से सामने रखी टीवी चालू हो जाती है, जिस पर रॉड का ही शो चल रहा था और उस टीवी के अंदर में रॉड एक कहानी सुना रहा था एक लड़की की। अब हम लिडिया नाम के एक लड़के को देखते हैं जो अपने घर में आते हुए देखते हैं, लेकिन वो जब अपने घर का मेन दरवाज़ा खोलने वाली होती है तब उसे दिखता है कि उसका दरवाज़ा तो खुला हुआ है। लिडिया अपने घर के अंदर में जाती है और सब जगह ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। जिसके बाद वो अपने रूम में आकर के सो जाती है। लिडिया की बहन कैटी भी थी, लेकिन उसकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हो चुकी थी और लिडिया को नाइटमेयर आता है जहाँ पर उसे एक मॉन्स्टर हंट कर रहा था उसका। लिडिया के इस नाइटमेयर के साथ ही उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलने के बाद ही उसे मॉन्स्टर इधर उधर दिखने लगता है, जिसके बाद वो यहाँ वहाँ भागने लगती है उस मॉन्स्टर से बचने के लिए। लिडिया यहाँ पर घर की ढूंढती है जो कि कहीं और रखी हुई थी। यहाँ पर लिडिया को कैटी का इविल फॉर्म दिखाई देने लगता है और वो इविल फॉर्म लिडिया पर अटैक कर देती है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और इस स्टोरी के बाद हम रॉड को देखते हैं। हम देखते हैं कि रॉड ने उस बॉक्स को अनलॉक कर लिया था। वो बॉक्स जैसे ही ओपन होता है हम उस बॉक्स के अंदर देखते हैं कि उसके अंदर में एक छोटे बच्चे का स्केलेटन था। हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें कि रॉड ने बड़ी ही बेरहमी से उसने एक फैमिली को जान से मार दिया होता है और जो बच्चा यहाँ वहाँ हेल्प के लिए कॉल कर रहा था, जो पहले हमने सुना था हेल्प हेल्प, वो आदमी मुझे मार देगा, वो आदमी और कोई नहीं बल्कि वो आदमी रॉड खुद था। रॉड उस बच्चे को भी जान से मार देता है जो कि उस बॉक्स के अंदर में छुपा हुआ था। और हम रॉड के स्टूडियो को देखते हैं जो कि अब एक अबेंडेंट हाउस था, जो कि अब बिल्कुल ही तहस नहस हो चुका था। जिसके बाद रॉड अपना शो फिर से शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि वो तहस नहस हुआ बिल्डिंग फिर से नॉर्मल पहले जैसे हो जाती है और यहीं पर इस फिल्म की ख़त्म हो जाती है, अंत हो जाती है। तो भाई ये फ़िल्म तो काफ़ी ही अजीब किस्म की थी, मतलब देखने के बाद भी कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये जो इतनी सारी स्टोरीज़ हमें सुनने और देखने को मिली, ये क्या था? तो ये भाई डायरेक्टर ने तो ऐसा कुछ बताया नहीं, बस ऐसा ख़त्म कर दिया, उसके बाद फिर से स्टोरी वापस शुरू कर रहा था। मतलब तो यहाँ पर डायरेक्टर का कहना है कि भाई साहब तुम खुद ही देख लो और तुम खुद ही इमेजिन कर लो कि इसके बाद क्या होगा या फिर क्या है। तो मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो भाई यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो रॉड है ये एक हो सकता है कि मेंटल पेशेंट हो और वो अपने दिमाग में इस तरीके की चीज़ें कर रहा हो जिसने कि एक फैमिली को मार दिया है, लेकिन उनका शौक है आरजे बनना, जो कि एक डरावनी और इस तरीके के स्टोरीज को सुना रहा है। ये उसका शौक हो सकता है, जबकि असल में ये जो जगह थी ये खंडर थी और वास्तव में कोई भी नहीं था। मतलब कि वो एक मेंटल पेशेंट है और वो केवल ये इमेजिन कर रहा है और हमें डायरेक्टर ने बिल्कुल यही दिखाया है। एक मेंटल पेशेंट के बारे में हमें बताया गया है, दिखाया गया है। असल में वहाँ पर कोई भी कॉल्स नहीं आते थे। रॉड हर एक चीज़ इमेजिन किया करता था, या फिर ये भी हो सकता है कि रॉड ये जो भी कहानी उसने बताई है ये सारी चीज़ें उसने ही की होंगी, या फिर उसके दिमाग का ये सारा चीज़ एक जाल होगा जो कि ये कर रहा है और वो एक पागल भी था। तो फाइनली हम आपको सुना चुके हैं इस मूवी की कहानी। इस मूवी का नाम था अ नाइट ऑफ हॉरर नाइटमेयर रेडियो। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। इसी तरीके की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।